Hello friends, in continuation to my previous class where I told you कि कैसे पावर इवैक्यूएशन एक विंड फार्म जो पावर जनरेट करता है वो पावर कैसे ग्रिड तक पहुंचती है वो मैंने आपको सारा फ्लो बताया और उस वीडियो को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड किया। काफ़ी लोग उसको देख रहे हैं और अप्रिशिएट भी कर रहे हैं क्योंकि नॉलेज शेयरिंग करना बहुत ज़रूरी है और ट्रेनिंग बहुत मस्ट। इंडिया में ट्रेनिंग की बहुत कमी है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, बजट भी रखते हैं, वो इंटरनल असेसमेंट करते हैं और एक्सटर्नल असेसमेंट उसकी रिक्वायरमेंट भी वो पता करते हैं कि एक्सटर्नल ट्रेनिंग की क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से बेकायदे वो ऑर्गेनाइज करते हैं और बिल्कुल अपने एम्प्लॉयज़ के लिए डेवलपमेंट जो होता है वो करते हैं। और सेफ्टी का तो सब जगह है ही है ट्रेनिंग का, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में ही ऐसा है, जबकि ये पूरे पान इंडिया लेवल पे होना चाहिए और स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी में। रिन्यूएबल एनर्जी में जो अपन इतना बड़ा टारगेट कर रहे हैं, 500 गीगावाट की बात कर रहे हैं, तो उस केस में अपने को स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट है और वो कैसे आएगी, वो ट्रेनिंग के थ्रू ही हो सकता है। ट्रेनिंग एंड आर एन डी हो तो अपन कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। ठीक है, आज मैंने जो सब्जेक्ट लिया है आपको सिंपल बता देता हूँ। मैं आज का सब्जेक्ट क्या ले रहा हूँ कि जब भी अपन फर्स्ट टाइम विंड फार्म है, विंड फार्म हुआ चाहे सोलर भी हो सकता है, उसके अंदर अगर आपका ये जनरेट क्या बोलते हैं सब स्टेशन कंस्ट्रक्शन हो गया है कंप्लीट, सारा टेस्टिंग कमीशनिंग एवरीथिंग इज़ डन, सब कंप्लीट हो गया, अब आपको चार्ज करना है। तो किसी भी सब स्टेशन को मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ वो विंड फार्म के लिए कर रहा हूँ, वो 220 kV/33 kV जो भी विंड फार्म होता है, मैंने कल बताया था आपको कि 690 वोल्ट जनरेट करता है वोल्टेज, वो 33 पे उसको स्टेप अप करते हैं वही यूएसएस पे, वो 33 पुलिंग सब स्टेशन में पीएसएस में आता है, उसको पावर ट्रांसफार्मर के थ्रू 220 पे अगर अपन पावर इवैक्यूएट कर रहे थे 220 का बना के अपन आगे ग्रिड में भेजते हैं। ये एक सिंपल मैंने एसएलडी ड्रॉ कर रखा है जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे पावर जा रही। फिर मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा कि एक किसी भी सब स्टेशन को चार्ज करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशनरी चीज़ें अपने को ध्यान रखनी चाहिए, वो उससे सेल्फ चार्जिंग होगा और इशू नहीं आएगा। डिज़ाइन अलग अलग होती है, कुछ सब स्टेशन में अलग टाइप की डिज़ाइन है, कुछ कहीं पे कुछ नई ओरिजिनल चीज़ रहती है, कहीं पे इंडोर स्विच गेयर रहता है, कहीं पे आउटडोर टाइप का रहता है, कहीं पे एआईएस होता है, कहीं पे जीआईएस होता है। जीआईएस भी आपका इंडोर टाइप का हो सकता है, हाइब्रिड हो सकता है, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये आप देखिए, ये मैंने यहाँ से सीधा बनाया है कि ये आपकी जो लाइन है, ये मान लिया ये आपकी लाइन आ गई, ठीक है, ये लाइन का एंड पॉइंट है, ठीक है, टर्मिनेशन यहाँ पर हो रहा। दिस इज द डेड एंड टावर, ओके, दिस इज द डेड एंड टावर, डेड एंड जो अपने पीएसएस के पास होता, जिसका नॉर्मली अपन बोलते हैं 45 मीटर या 30 से 45 मीटर गेंट्री से इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ आके सबसे पहले ये आपका 220 kV की बात कर रहा हूँ मैं, 220 kV की लाइन है, तो ये 220 kV का रिले हो गया आपका। उसके बाद ये मेरा लाइन सीवीटी जो मैंने इसको बोला है, दिस इज द लाइन सीवीटी लगा ली अपन, या पीटी भी बोल सकते हैं, पीटी लगा सकते हैं, सीवीटी इसलिए लगा रहा है कि ये दोनों काम कर रहा है। इसका एक पर्पज अपना जो पीएलसीसी का जो पर्पज है वो सोल्व हो रहा है, इसलिए लाइन सीवीटी लगा लेते हैं। जहाँ पीएलसीसी सिस्टम नहीं है वहाँ सिंपल लाइन पीटी लगा लो, या लाइन पीटी बोल दो या वीटी बोल दो, कुछ भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका हो गया लाइन सीवीटी हो गई, इसमें 3 कोर है, ये वेव ट्रैप दिखाया हुआ है, ठीक है, इसका मैंने लिखा हुआ है 0.5 मिली हेनरी 220 kV 1250 एम्पियर। उसके बाद ये मीटरिंग वाला पोर्शन आएगा, ये आपका एबीटी मीटरिंग वाला है, ठीक है, एबीटी मीटरिंग, उसमें यही आएगा। फिर वापस ये जो मैंने क्या लगाया है, ये अगेन सीवीटी है, बट इसको बोलेंगे एम सीवीटी, मीटिंग सीवीटी। और उसके बाद ये आपका हो गया सिटी, ये आपकी मीटरिंग सिटी है, क्या होगी मीटरिंग सिटी। इसमें 2 कोर है, एक कोर को शॉर्ट किया हुआ है, शॉर्ट करके अर्थ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो। फिर इसका प्राइमरी सेकेंडरी P1 P2 के थ्रू दिखाया हुआ है।
इंस्टॉलेशन में नॉर्मली अपन पूरा ध्यान रखते हैं, जैसा अपना स्कीम है उस हिसाब से किधर P1 रखना है किधर P2 रखना है, वो उसी हिसाब से रखा जाता है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, प्रोटेक्शन सीटी आ गई, दिस इज अ प्रोटेक्शन सीटी, ठीक है, प्रोटेक्शन सीटी आ गई। ये फिर ब्रेकर आ गया SF6 S220 या 132 kV में अपन SF6 ब्रेकर यूज लेते हैं, 33 में अपन वैक्यूम सर्किट लेते हैं, इवन 66 में भी SF6 ही चलता है। अब यहाँ पे आगे ये डबल बस सिस्टम है। डबल बस सिस्टम है सिंपल, यहाँ पे दिखाया देखो, दो टाइप की बस है ना, 18 मेन बस 1 मेन बस 2, उसका ये आइसोलेटर 89 एक, इसका एक जो अपन दिखाते हैं उसको 89A लिखते हैं मेन बस 1 के लिए, इसको 89B लिखते हैं, और ये आपका आके यहाँ कनेक्ट हुआ है, ठीक है। अब मान लिया अपन मेन बस 1 से ही ट्रांसफर, इसमें बस PT आ जाएगी, इसको बस PT बोलते हैं या बस BT बोल दो, 220/√3 110/√3 ये दिखा रखा है, ठीक है। तो ये इसी बस से चालू होगा, यहाँ से इसी मेन बस 1 ही मान लो, तो वो क्या है यहाँ पे ये जैसे देखो ये लाइन अगर मेरी आई, इसके यहाँ पे ये दोनों आइसोलेटर ही है, ठीक है। तो जो मैं आइसोलेटर ऑन करूँगा, ये वाला करूँगा तो ये बस चार्ज हो जाएगी, ये वाला क्लोज करूँगा तो ये बस चार्ज हो जाएगी। तो मान लिया मैंने ये चार्ज करके इससे पावर ली, तो ये आपका ट्रांसफार्मर है, इसका ये ब्रेकर है, फिर इसकी सीटी आ गई ट्रांसफार्मर की, ठीक है, प्रोटेक्शन सीटी हो जाएगा इसका भी। यहाँ पे जितनी कोर जो यूज लेनी है अपने को 4-5 कोर होती है। फिर ये एल आ गया ट्रांसफार्मर के सेफ्टी के लिए, लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए एल लग गया। ये ट्रांसफार्मर मैंने यहाँ 150 MVA का ट्रांसफार्मर मान लिया, 220/33 kV, ठीक है। और यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे, अब ये आपका पूरा इंडोर, अगर इंडोर बोलेंगे तो इंडोर स्विच गियर आ गया। उस केस में यहाँ पे क्या होगा, केबल लगी हुई होगी, डायरेक्ट केबल जाएगी, ठीक है। अगर यही आपका आउटडोर टाइप का है, आपका AI सिस्टम बाहर लगा हुआ, तो 100% यहाँ 33 में एक आइसोलेटर भी होगा, एक आइसोलेटर होगा, उसके बाद उसकी मीटरिंग मतलब सॉरी प्रोटेक्शन सीटी होगी, और सीटी के बाद ब्रेकर होगा VCB, और VCB के बाद पावर आपकी जाके जो भी बस हो सकती है, ट्यूब हो सकती है, या फिर आपका कंडक्टर वाला हो सकता है। ये इंडोर स्विच गियर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। 2-3 केस हो सकते हैं किसी भी टाइप के, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ से निकली है, फिर अपन मैंने ये वाला पोर्शन दिखा दिया, इसका इंडोर स्विच गियर वाला हो गया। उसके बाद ये मीटरिंग वाला पोर्शन हो गया, मीटरिंग PT CT, और ये आपका, ठीक है, मीटरिंग CT PT दिखा रखा है। और दिस वन इज द PT, ये मीटरिंग PT है, ये मीटरिंग CT है, ये मीटरिंग पोर्शन आ गया। ये मैंने 33 में बताया कल, जो मैंने पुराना वाला वीडियो आप देखोगे उसमें मैंने बताया इसका क्या रिक्वायरमेंट। फिर ये LA हुआ, LA के बाद ये आइसोलेटर, ये लाइन साइड में आर स्विच लगाया, और ये आपके लाइन 33। तो ये मोटा मोटा सिस्टम है। अब यहीं पे क्या है, जैसे ये बस है 33, ये इंडोर बस बोल दो, और अगर ये आउटडोर सिस्टम होगा तो IPS ट्यूब होगी या कंडक्टर होगा, वहाँ पे ही आपको एक 33 साइड में यहाँ पे भी एक बस PT निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसकी भी बस PT आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी, एक बस PT यहाँ लगेगी, ठीक है। दिस इज द सिस्टम। इंडोर स्विच गियर है तो उसके अंदर ही हो जाएगा, अगर बाहर की तरफ तो बाहर भी विद आइसोलेटर ये आएगा, वहाँ पे आइसोलेटर होगा, ठीक है। ये हो गया। और एक आपका होगा सिस्टम, ये तो सीधा मैंने फीडर दिखा दिया। एक आपका हो जाएगा ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, इसमें आप यहाँ पे एक आइसोलेटर दे दो, और ये आके यहाँ पे आ गया आपका ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर, ठीक है, ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर। यहाँ पे ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर आपका लगेगा, नॉर्मली 100 kVA या 250 kVA का होता है, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल स्कीम। नाउ व्हाट इज द मेन सब्जेक्ट जिसकी अपन बात कर रहे हैं कि सेफ चार्जिंग के लिए क्या करें। अब आपका मान लिया ग्रिड साइड में वे सब रेडी है, उधर से सिस्टम चार्ज हो रहा है, परमिशन सारी आ गई, सब स्टेशन का जो CIG है, जो भी परमिशन है वो भी आ गया है, जो आपका WRDDC से जो परमिशन आना चाहिए SCADA कनेक्टिव वगैरह वो भी आ गया है, मतलब परमिशन सारी है। यू आर जस्ट गोइंग टू चार्ज। तो उससे पहले क्या है कि टेस्टिंग वेस्टिंग सब हुई होती है, अपन 10 डेल्टा पॉइंट भी खोलते हैं, S1 S2 का भी वो रहता है स्कीम के हिसाब से, वापस प्रॉपर टाइटनेस हुई नहीं, वो सारी चीज़। तो 1 बाय 1 मैं पॉइंट की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले जब से पावर आएगी उससे पहले क्या कार्रवाई करनी, आपने सारे क्लैम कनेक्टर जितने भी थे वो सब टाइट कर लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल कोई भी 10 डेल्टा पॉइंट आपने उस टाइम खोला टेस्ट करते टाइम, वो वापस उसको प्रॉपरली टाइट करके वो प्रॉपरली अर्थ होना चाहिए। 10 डेल्टा पॉइंट शुड बी प्रॉपरली अर्थ। जो CT की कोर है
काम नहीं आ रही है वो प्रॉपरली शॉर्ट होनी चाहिए और उसको अर्थ कर देना है। जो पीटी की कोर काम नहीं आ रही वो शुड बी केप्ट ओपन। ये सारी चीज़ें अपने को 1 बाय 1 कर देनी है। उसके अलावा कोई आपने आईपीएस ट्यूब यूज लिखी तो उसमें क्या बहुत सारा टाइम तक पड़ी रहती है, तो नेस्ट वगैरह भी आ जाते हैं, घोंसले जिसको बोलते हैं पक्षियों के, तो वो घोंसले भी आपको हटा देने हैं प्रॉपर वे में, क्योंकि वो उसके अंदर रहेगा तो इट में डैमेज टू द बर्ड्स आल्सो। ठीक है, वो अपने को नहीं रखना और सेफ भी नहीं है वो सब चीज़ें। तो अच्छा, नॉर्मली क्या होता है, जब मेरा काम यहाँ पर चल रहा था, हम कुछ इमरजेंसी, अब इमरजेंसी में क्या है, डीजी हम वहाँ रखते हैं भाई, ग्रिड से चार्ज कर रहे हैं, मान लिया ग्रिड चार्ज होने के बाद फेल हो गया, वो हो गया, कुछ भी ट्रिप हुआ सिस्टम, तो कम से कम अपना डीजी, पहले डीजी रहता है, क्योंकि आपको लाइटिंग वगैरह चाहिए, एसी जो सप्लाई है, बैटरी को अपन चार्ज रखते हैं तो डीजी वहाँ पर रखते हैं। और वैसे भी आजकल एक सब स्टेशन में एक इमरजेंसी डीजी होता ही है, अगर नहीं भी हो तो एक डीजी अपने ऐसे लगा रखा है। तो सबसे पहले अपन क्या है कि जैसी पावर आई, वो पावर देखो यहाँ से सीधी फ्लो होके ये आप सारे सिस्टम में वैसे फ्लो होते हुए यहाँ होते हुए यहाँ आके यहाँ आ गई, यानी इस ब्रेकर के यहाँ तक आ गई। ठीक है, ये आइसोलेटर ओपन कंडीशन में होना चाहिए। दिस आइसोलेटर शुड बी, जो बस आइसोलेटर है 89 है, ये आपका बिल्कुल ओपन कंडीशन में होना चाहिए। ब्रेकर भी आपका ओपन कंडीशन में होना चाहिए। ऐसा नहीं ब्रेकर टेस्ट करते टाइम क्लोज ओपन कुछ रखा फिर ये क्लोज ही रह गया, तो क्लोज नहीं होना चाहिए, ओपन कंडीशन में ही रहना चाहिए। ये सब आने के बाद सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करेंगे। वोल्टेज मेरा लाइन सीवीटी यहीं पे दिख, यहाँ से मैं सीधा सीआरपी पैनल में जाके देख लूँगा, फेज सीक्वेंस भी चेक कर लूँगा। फेज सीक्वेंस 3 जगह अपन फेज सीक्वेंस चेक करेंगे। यहाँ फेज सीक्वेंस चेक कर ली, ओके है। उसके बाद आप 33 के भी साइड में जब उसको ट्रांसफार्मर चार्ज करेंगे तो वो चेक कर लो फेज सीक्वेंस। एक बस पीटी जो है वहाँ पे भी आप फेज सीक्वेंस चेक कर सकते हो। 3 जगह फेज सीक्वेंस चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डीजी आपका चल रहा है, डीजी से एसी डीबी चार्ज कर रखा है, तो ये नहीं हो जाए कि अभी एसी डीबी उधर से अपन पावर अगर ले रहे हैं तो दोनों का ग्रिड और वो डीजी सप्लाई आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जब भी आपका डीजी अगर अपन ले रहे हैं तो ट्रांसफार्मर जो ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर ये आपको क्या करेगा, अल्टीमेटली पावर किसको दे रहा है, ये ट्रांसफार्मर की पावर सीधी किस में जाएगी, ये आपने 433 बाई ये 33 केवी बाई 415 वोल्ट, ठीक है, ऑक्सिलरी सप्लाई है, तो ये सीधी किस में जाएगी, ये एसी डीबी में ही जाती है, एसी डीबी। ठीक है, तो ये आप ये आइसोलेटर ओपन रखो इनिशियली, ऐसा नहीं ये लगा हुआ है सब कुछ है और आपने वो कर दिया। अब ये इंडोर स्विच गेयर होगा तो 100% यहाँ इसका ब्रेकर भी होगा, ठीक है, यहाँ इसका ब्रेकर वीसी भी होगा, ठीक है, 33 वीसी भी होगा, ये सब ओपन रहेगा उस टाइम। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपना फेज सीक्वेंस आपने चेक कर लिया, फेज सीक्वेंस शुड बी ओके, क्लॉकवाइज होना चाहिए। वो यहीं पे आपने जैसे यहाँ पर पावर आया लाइन सीवीटी कट, आप उसके सीआरपी पैनल जो है लाइन का उस पर आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद डीजी सप्लाई का मैंने आपको बता दिया, उसका अभी फेज सीक्वेंस देख लो। क्यों, जो फेज सीक्वेंस पहले था आपने एसी डीबी के अंदर पूरा सिस्टम को डीजी से चार्ज कर रखा था, तो सब आपके आइसोलेटर वगैरह ऑपरेट हो रहे थे प्रॉपर। जो इसका आपका ओएलटीसी है ट्रांसफार्मर का, वो भी आपका एकदम सही डायरेक्शन में उसकी मोटर चल रही थी, वो भी रिवर्स डायरेक्शन में नहीं चलना चाहिए। तो डीजी का फेज सीक्वेंस क्या था, वही फेज सीक्वेंस जब अपन ये सिस्टम चार्ज करके यहाँ 33 के ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर पावर लेंगे तो वही फेज सीक्वेंस रहनी चाहिए। तो आपका कोई भी आइसोलेटर में भी कोई रिवर्स का इशू नहीं होगा सप्लाई का, और नहीं आपका इसमें इशू होगा ट्रांसफार्मर के ओएलटीसी में, तो वो आप सीक्वेंस पता करो पहले। ठीक है, उसके बाद आता देखो तीसरा पॉइंट इसमें लिखा कि एचएफ टर्मिनल। यहाँ पे क्या है, ये जो लाइन सीवीटी है, क्योंकि ये पीएलसी के लिए भी काम आ रहा है, तो एक एलएमयू लाइन मैचिंग यूनिट लगती है, आपने देखा होगा, उसी के पास में एक नाइफ टाइप का स्विच होता है, ठीक है, जिससे अपन पीएलसी सिस्टम को इन या आउट कर सकते हैं। तो वो जो एचएफ स्विच है वो आपका ओपन होना चाहिए, मतलब वो जो आपका एचएफ टर्मिनल है वो ओपन कंडीशन में होना चाहिए, नाइफ स्विच खुला हुआ रहना चाहिए, अर्थ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी ओपन कंडीशन। ये मैंने लिखा, वो भी कौन सा, आर एंड बी फेज। अब देखो यहाँ पे एक और चीज बता रहा हूँ, आर एंड बी फेज क्या है। अगर आपकी एक ही लाइन है,
ठीक है। तो एक लाइन है तो आप क्या करोगे, आर और बी फेज में लगाओगे, ठीक है। और आपकी दो लाइन है तो फेज टू फेज कपलिंग होता है, उसमें वाई फेज और वाई फेज दोनों में लगा देते हैं। फिर किसी भी फेज में लगो जिसमें वेव ट्रिप आपका लगा हुआ, उसमें आपका वो सीवीटी जो उसमें काम आ रही है, उसका जो उस पर एलएमयू लगा हुआ उसमें वो 9 स्विच शुड बी ओपन, ठीक है। शुड नॉट बी अर्थ, मतलब पीएलसी सिस्टम शुड बी इन सर्किट। बाकी जो अर्थ स्विच सारे आइसोलेटर के अर्थ स्विच, ये सब चार्जिंग से पहले बता रहा हूँ, कोई भी आइसोलेटर के अर्थ स्विच आपने उस टाइम ऑपरेट करके देखे हो, कुछ किए हो, तो वो अर्थ स्विच सब हटा देने हैं। वो ओपन कंडीशन में होने चाहिए, कोई लगा हुआ नहीं होना चाहिए। कोई टेम्पोररी अर्थिंग कहीं पे भी किया हो पूरे सबस्टेशन में, वो भी हटा देना है, ठीक है। इमरजेंसी लाइट आपको रखनी, बताया मैंने, एक इमरजेंसी लाइट, टॉर्च भी रखो, इमरजेंसी लाइट भी रखो। या फिर आप कंट्रोल रूम, स्पेशली कंट्रोल रूम में 48 वोल्ट डीसी भी होता है जो पीएसएससी के लिए होता है, 220 वोल्ट डीसी होता है जो अपना पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम उसके लिए डीसी सप्लाई है, तो आप वो लाइट भी आप लगा सकते हो। बट इमरजेंसी लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर उस टाइम तक आप नहीं कर पाए और चार्ज पहले कर रहे हैं तो आप इमरजेंसी लाइट रखो, बट इट शुड बी देयर, ठीक है। इसी तरह अब आता है कई बार क्या पहले जैसे सिस्टम था, अभी जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ, ये जैसे एक 33 का बस आया है, तो ये मान लें एक सिस्टम हो गया, ठीक है। ये कोई एक यहाँ पे क्या है, बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं, जैसे एक ही पीएसएस है तो पीएसएस मान ला 500 मेगावाट का है, या मतलब 500 एमवीए का है, उससे ज़्यादा का भी है। तो जितने ट्रांसफार्मर तो बीच में क्या ऐसे डिवाइडेड होता है कि आपका ये 33 की बस है, एक यहाँ एक 33, एक ये हो गया स्विच गियर 1 अगर इंडोर है तो, और स्विच गियर 2 हो गया। या फिर आप बात करोगे तो कंडक्टर है, आईपीएस ट्यूब है, आउट मतलब एआईएस है, स्विच है, मतलब बाहर का तो लगा हुआ है आपका, आउटडोर है। तो भी यहाँ पे एक बस है ना, तो यहाँ पे एक बस कपलर सिंपल वीसीबी लगा के छोड़ दें, ठीक है। दोनों तरफ आइसोलेटर भी दे सकते हैं, यहाँ आप आइसोलेटर दे दो इधर और इधर, ठीक है। ये दोनों तरफ आइसोलेटर दे दिए। अब आपका ये हो गया, दो ट्रांसफार्मर मैंने मान लिया इधर जोड़ दिए, फॉर एग्जाम्पल दो ट्रांसफार्मर इधर जुड़ गए, ठीक है, और दो इधर जुड़ गए, इस वाले दो जुड़ गए। यानी कहने का मतलब क्या है कि बीच में ये पहले देने का सिस्टम अभी भी है, बट ये अभी जो यहाँ WRDC का गाइडलाइन चल रहा है उसमें अपन एक सिस्टम स्टडी वगैरह सब करते हैं, उसमें कैसे कनेक्टिविटी अपनी रहेगी, तो वो सब चीज़ें पहले से क्लियर हो जाती है। ये केवल इमरजेंसी के लिए भी अगर कोई ले रहा है तो ठीक है, बाकी इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो दो ट्रांसफार्मर एट ए टाइम ट्रिप तो हो नहीं सकते, तो इन दोनों का आपस में कनेक्टिविटी का सिस्टम ही हटा रहा है ही नहीं ये सब चीज़ें, कि इवन दो ट्रांसफार्मर के बीच भी एक बस कपलर रहता है, इमरजेंसी के लिए रखते हैं, बट इसको भी 33 साइड में बता रहा हूँ, इसको भी बंद रहता है नॉर्मली, इट शुड बी इन ओपन कंडीशन, ये ओपन रहता है, ठीक है। क्योंकि इमरजेंसी मान लिया ट्रांसफार्मर ट्रिप हो गया या इसको इमरजेंसी ब्रेकडाउन में आया, कुछ शटडाउन लिया, तो आप इस ट्रांसफार्मर की पावर लेके केवल थेफ्ट के लिए, कोई लाइन वगैरह की आपकी कोई थेफ्ट केस नहीं हो, चोरी नहीं हो, उसके लिए ये यहाँ पे इस पावर को एक्सटेंड करके इस बस बार पर डाल के केवल फीडर को चार्ज करके रख सकते हैं, अदरवाइज पावर लेने का वो कोई सिस्टम नहीं, ठीक है। इमरजेंसी लाइट का मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैंने ये बताया, जैसे स्विच गियर 1 2 वाली बताया, दो बस सेक्शन है 33 साइड के, चाहे वो कंडक्टर लगा हुआ हो या फिर आपका ये हो सकता है क्या बोलते हैं आईपीएस ट्यूब हो सकती है अगर आउटडोर टाइप का, या इंडोर स्विच गियर भी, आजकल इंडोर स्विच गियर चल रहा है, तो उसमें अलग अलग दो सेक्शन होते हैं 33 के, उन दोनों को नॉर्मली अपन आइसोलेट ही रखते हैं, स्कीम में लेते हैं, लेकिन वो अभी कोई खास काम यूज़ आ नहीं रहा। उसके बाद ग्रिड से जो बताया है कि क्या है कि अप टू ऐसा, हाँ वो मैं आपको बता चुका हूँ। प्री कमीशनिंग चेक, हाँ उसमें मेनली क्या आता है प्री कमीशनिंग चेक के अंदर, स्पेशली ट्रांसफार्मर के केस में अगर बात करें तो ट्रांसफार्मर में एयर रिलीज वो होना चाहिए, किसी टाइप का कोई ऑयल लीकेज नहीं हो, तो एयर रिलीज का भी एक सिस्टम है। एयर रिलीज आप सबसे पहले मेन टैंक से करो, फिर बुशिंग से करो, ठीक है, फिर आप इससे करो OLTC से, फिर इससे OLTC से करने के बाद आप बुकोल से करो, तो सिक्वेंस होना लोअर लेवल से अपर लेवल की तरफ हम लोग को जाना है ताकि कंप्लीट एयर रिलीज हो जाए, ठीक है। ये सारा प्री कमीशनिंग चेक जितने भी है वो सब अपने को करना है। उसके बाद आगे आपका क्या ये हो गया प्री कमीशनिंग चेक, OLTC का भी कर सकते हैं, और मेन
हाँ मेन बस वो मैंने बता दिया, बर्डनेस बता दिया, NIAPS जब सिस्टम चार्ज, अब यहाँ तक पावर आ गई, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये आइसोलेटर लगा के ये पहले लगा दूंगा मैं आइसोलेटर। दिस आइसोलेटर शुड बी क्लोज फर्स्ट। ये क्लोज होगा, वैसे इंटरलॉकिंग होता है, इन दोनों का इंटरलॉकिंग रहता है, बट अपन मैनुअल उसकी बात करें तो क्या होगा, ये दोनों इंटरलॉक होता है। ये क्लोज करोगे और ये वाला ओपन होना चाहिए, ऑटोमेटिक इंटरलॉकिंग है। ये क्लोज होगा तभी होगा जब ये ओपन होगा, और ये इस पावर जाके आपके ये ब्रेकर तब आपका क्लोज हो पाएगा। ये ब्रेकर क्लोज होती है, बस चार्ज होगी, बस चार्ज होती है, बस PT में पावर आ गई। यहाँ आप फेज सीक्वेंस चेक कर सकते हो 220 के साइड में, ठीक है, वो सारा हो जाएगा। फिर इस पावर को यहाँ से एक्सटेंड करके फिर अपन ये आइसोलेटर लगाएंगे, ये लगा के फिर ये ब्रेकर ऑन करेंगे तो आपका ट्रांसफार्मर चार्ज होगा। अब ट्रांसफार्मर चार्ज करने से पहले भी इसमें क्या है, इसका जो 33 एंड है उसका ब्रेकर, जैसे अगर ये आउटडोर टाइप का है तो भैया वो आइसोलेटर को आप ओपन ही रखो उस टाइम, ठीक है, पहले लगाने की जरूरत नहीं। वैसे भी 33 के साइड में कोई स्काडा सिस्टम होता नहीं, ये तो सब स्काडा कनेक्टेड होते हैं, आराम से कंट्रोल रूम में बैठ के आप कर सकते हो, लेकिन ये स्काडा ऑपरेटेड नहीं होते 33 के साइड, कुछ जगह पे हो सकता है बट इसमें नहीं होता। तो उसको आप ओपन रखो। अगर ये आउटडोर टाइप का स्विच आ रहा है, 33 की बे है ट्रांसफार्मर की बे कहते हैं, उसमें आपका एक आइसोलेटर भी होगा, वो आपका ओपन ही रहना चाहिए। और इंडोर स्विच कह रहे तो कुछ करने नहीं, सीधा केबल के थ्रू पावर आएगी और वो केबल के थ्रू सीधा पावर आपके यहाँ पहुँच गई, सीधा ब्रेकर ऑन करके बस चार्ज हो जाएगी। वो पर्टिकुलर सेक्शन है जो वो चार्ज हो जाएगा, वो चार्ज होकर आपकी पावर यहाँ पे भी आ गई। इसका आइसोलेटर लगा के VCB ऑन करेंगे तो हो जाएगा। उसमें मैंने फेज सीक्वेंस का बोल दिया, आपका DG की पावर के साथ पहले कनेक्टेड था, तो दोनों आपस में भिड़ंत नहीं होना चाहिए, वो सब चीज़ अपने को इसमें देख लेना, ठीक है, ये हो गया। और ये आपका, हाँ, ट्रांसफार्मर का जैसे चार्ज कर दिया है, अब तुरंत कई बार ऐसा होता है कि प्रेशर रहता है कि भाई लोड लेना है, करना है, जो भी होता है। कमीशनिंग का कई बार ऐसा प्रेशर रहता है कि हाथों हाथ एक आध फीडर चार्ज करके रखे, कमीशनिंग पावर वहाँ दिखा दो WTG में और कमीशनिंग करो, ठीक है। बट नॉर्मली ये है कि कम से कम 12 आवर्स ट्रांसफार्मर को नॉन लोड, तो ये आप AC कम से कम ये कर सकते हो, आप पावर यहाँ से लेके ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर चार्ज करके AC DB में पावर ले लो, ताकि अपना DG बंद हो जाए, डीजल बच जाए, ये कर सकते हैं, इतना सा लोड लिया जा सकता है। बाकी 33 के साइड में लोड 12 आवर्स रखो, कोई किसी टाइप का नॉइज़ वगैरह तो नहीं आ रहा है। और आवरली इसकी OLTC और ऑयल एंड वाइंडिंग का टेम्परेचर नोट करता रहो, और किसी टाइप का कोई ऑयल लीकेज, गर्म होगा, ऑयल हीटअप होगा, लोड में आएगा, थोड़ा बहुत लोड है तो किसी टाइप का ऑयल लीकेज भी हो सकता है, तो वो ऑब्जर्व आपको करना है। जब सब कुछ स्टेबल ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद आगे की कार्रवाई आपको 33 साइड में लोड लेना है, ठीक है। तो ये एक मैंने बता दिया। एक क्या है कि देखो ग्रिड में या सेकी के प्रोजेक्ट की अगर बात करें, जहाँ सेकी मतलब CTU में आप पावर डाल रहे हो, यानी PGCL के PS पुलिंग स्टेशन में आप पावर जा रही है आपकी, उस केस में क्या होगा कि यहाँ आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है, या आपका सब स्टेशन यानी डेवलपर हो या जो भी IPP करवा रहा है डायरेक्ट काम, वो उसी की जिम्मेदारी है, ठीक है। उसको ही सोच समझ के सब करना, कोई सुपरविजन कुछ आता ना, ग्रिड के बंदे या PGCL का कोई यहाँ पे आके देखने वाला भी नहीं है, वो सिर्फ वहाँ से लाइन चार्ज कर देगा और फिर यहाँ पे कल कोऑर्डिनेशन करेगा अभी कैसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। रिले कोऑर्डिनेशन वगैरह होता है, रिले सेटिंग वगैरह वो पहले से ही उनके हिसाब से जो अप्रूव होती है उस हिसाब से कर देते हैं। नाउ यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये जो आपने सिस्टम किया है, मैं क्या बात करना चाह रहा था कि टेस्टिंग है, हाँ, जैसे गेटको के केस में बात करें या दूसरे STU स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी, वो लोग जब आते हैं क्या नए नए पूछ भी सकते हो कि भैया यार हमको ये आपने टेस्टिंग तो सब कर दिया है पर हमको ट्रांसफार्मर की स्टेबिलिटी चेक करके दिखाओ, तो उस टाइम आपके पास टेस्टिंग के सारे जो टेस्टिंग की टीम और टेस्टिंग कम से कम स्टेबिलिटी टेस्ट भी होता है ट्रांसफार्मर की, वो वहाँ पर रहना चाहिए, ताकि क्या है कि बस सीधा करंट इंजेक्ट करके प्राइमरी इंजेक्शन के थ्रू सीधा आप वो करा के पावर फ्लो करा के दे सकते हैं। REF भी देख लेंगे, REF स्टेबिलिटी भी चेक कर लो, और करंट वगैरह जो लोड वो स्टेबिलिटी होती है वो भी आप चेक कर लो, डिफरेंशियल वाली, ठीक है। ये सारा आप चेक हो जाएगा तो आपका सिस्टम वैसे सब चेक किया हुआ होता है, बट कई बार स्पेसिफिक जो ग्रेड वाले होते हैं वो बोल देंगे भी हमको ये चेक करके दिखाओ, तो आपके पास उस टाइम ये अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एक बार हमारे साथ ऐसा हुआ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारा हो गया।
और आइसोलेटर के तो वो तो बताइएगा, आइसोलेटर एक बहुत ही क्रिटिकल चीज़ है। कोई भी आइसोलेटर हो भले नया हो, उसका एक बार कमीशनिंग मतलब मैनुअल ऑपरेशन एज वेल एज इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन दोनों प्रॉपर चेक होना चाहिए। इवन अर्थ स्विच भी लगा के आप देख लो, सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है। उसका CRM टेस्ट कर लो, CRM एकदम ओके आ रहा है, क्योंकि आपका एकदम कॉन्टेक्ट प्रॉपर लगेंगे तो CRM वैल्यू भी आपकी सही आएगी। ठीक है, जो नॉर्मली 100 मिलियन से कम ही आती है माइक्रोन, तो इस टाइप से अपने को देखना है। फिर आ जाता है CT का, जैसे बता दिया है, कोर को शॉर्ट करना वो सब मैंने बता दिया है। ठीक है, ये सारा पॉइंट है। सेफ्टी क्लियरेंस का भी एक मोटा पॉइंट है जो मैं बताता हूँ। सेफ्टी क्लियरेंस कई बार क्या होता है कि बस जैसे है आपकी, तो बस बार के वो कर रहे हैं, तो नीचे आपका जो पोर्शन है वो आप उसको फिर बाद में काम, मतलब डिज़ाइन में डिफरेंस मान सकते हो, डिज़ाइन की प्रॉब्लम मान सकते हो कि बस चार्ज है, कोई बस चार्ज होके आपको मेंटेनेंस करनी है तो आप नहीं कर पा रहे किसी ब्रेकर पर पर्टिकुलर, तो वो डिज़ाइन ऐसे होनी चाहिए कि बस के जस्ट नीचे उसको नहीं डालना है आपके ब्रेकर को, कम से कम ब्रेकर है या जो व्हाटएवर। ठीक है, ये चीज़ें हैं। और ये टाइटनेस तो बता दें, सारे क्लैम्प कनेक्टर सब लूज होते हैं। जब टेस्टिंग वाला कहता है भाई उसको खोल, इसको निकाल, वो कंडक्टर निकाल, तो वो सारे लूज कनेक्शन रहते हैं। वापस टाइट भी करेगा तो उस टाइम ध्यान नहीं देता है टेक्नीशियन। हो सकता है कि उस टाइम दूसरा उसको प्रेशर आ गया हो, भाई उसको छोड़, तू पहले ये आ जा, जल्दबाजी रहती कई बार, तो वो उसको नहीं करवाता। कम से कम चार्जिंग से पहले एक बार सारे क्लैम्प कनेक्टर आपके टाइट होने चाहिए। और जितनी भी ग्लैंड होल्स हैं ओपन रहती है उसको आप सील कर दो, पप सील से कर दो, पुट्टी लगा दो, केप लगा दो, वो सब आपको करना चाहिए। ट्रांसफार्मर का अर्थिंग, न्यूट्रल अर्थिंग बहुत ज़रूरी है। आप उसकी अर्थिंग भी प्रॉपर नहीं करोगे तो भी गड़बड़ है। 10 डेल्टा पॉइंट भी प्रॉपर अर्थ नहीं है तो गड़बड़ है। ठीक है, साउंड भी आ जाती है, हिसिंग साउंड वगैरह, तो ये सारी चीज़ें हैं। और ये एक और चीज़, नई चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि कई जगह ऐसी डिज़ाइन होती है जहाँ लाइन का जो ब्रेकर है, यानी मैं कौन से ब्रेकर की बात कर रहा हूँ, डिस्क ब्रेकर। ठीक है, अब ये 2 मेन बस वाला सिस्टम ही है। तो ये लाइन का जो ब्रेकर है, ये मान लिया कभी खराब हो गया आपका, इस पर फॉर एग्जांपल जनरेशन में जो भी मान लो, कम से कम एक ब्रेकर है ना, तो ये फॉर एग्जांपल मान लो इसमें 300 मेगावाट समथिंग है। ठीक है, तो एक लाइन पे पेंथर या जेब्रा मान रहे हैं इक्वलेंट टू मूव, तो उसका मान लिया 300 मेगावाट है, 350 मेगावाट, तो ये आपका ब्रेकर ट्रिप हो गया लाइन का। और आपका 2 ब्रेकर है तो दोनों में मान लिया पूरा चल रहा है रोड को, तो इसका बाईपास स्कीम भी होती है। ठीक है, बाईपास स्कीम में क्या करते हैं कि इसको यहाँ से उठा के एक ब्रेकर अलग से लगाते हैं और उसको सीधा आइसोलेटर दे के गेंट्री पे उसको आइसोलेटर देते हैं सीधा। उस आइसोलेटर के बाद सीधा एक गेंट्री का आइसोलेटर होता है, यानी इसका आइसोलेटर के थ्रू बाईपास कर देते हैं। ठीक है, इस ब्रेकर को ब्रेकर बाईपास स्कीम कहलाता है, वो लाइन ब्रेकर बाईपास स्कीम। वो फिर जाके उसकी जो पावर अपने बस में फीड होती है वो आपका होगी कौन से ब्रेकर के थ्रू, बस कपलर वाले ब्रेकर। बस कपलर का जो ब्रेकर है उसके थ्रू फीड होकर अपन एक बस को चार्ज करते हैं। यानी ब्रेकर तो उसमें रहता है सर्किट में प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो बस कपलर वाला ब्रेकर वहाँ पे यूज होगा। ठीक है, और ये जब तक रिपेयर होकर नहीं आता है, वो कंप्लीट नहीं होता, तब तक अपन ये कम से कम जनरेशन लॉस नहीं होता, उस स्कीम के लिए अलाउड किया हुआ है। ठीक है, ये टाइटनेस मैंने आपको बता दिया, सेफ्टी क्लियरेंस का भी बताया, गेंट्री आइसोलेटर बता दिया, 10 डेल्टा पॉइंट और स्विच बता दिया, सारे ग्लैंड होल की बात कर ली, स्काडा का बता दिया। हाँ, जब भी एक जैसे चार्जिंग करते हैं अपन, नॉर्मली स्काडा सिस्टम होता है कंट्रोल रूम में बैठे बैठे, एक इंजीनियर जो भी होगा ऑपरेशन वाला, वो वहाँ पे क्लोज करेगा आइसोलेटर और ब्रेकर ऑन क्लोज करेगा। तो उस केस में फर्स्ट टाइम अपन चार्ज कर रहे हैं सिस्टम को। ठीक है, तो एटलीस्ट आप एक इंजीनियर कोई बाहर की तरफ ट्रांसफार्मर से कुछ डिस्टेंस बना के, सेफ डिस्टेंस पे खड़ा होकर, काफ़ी थोड़ा दूर रहे और फिर चार्ज करना चाहिए। मोबाइल के थ्रू या वॉकी टॉकी के थ्रू इन कोऑर्डिनेशन में रहना चाहिए, तब चार्ज करें। तो कम से कम क्या होगा कि कोई साउंड किस टाइप की आती है या कोई इश्यू होता है, जैसे मेरे साथ एक इश्यू हुआ था, आपको बताता हूँ। नाइट में 11 बजे हम चार्ज कर रहे थे, मैं वैसे भी मतलब कोई इंजीनियर था नहीं उस दिन, मतलब पहले आके कमीशनिंग करके चला गया हो, लेकिन जिस दिन चार्ज करना था उस दिन उसकी
जो OEM का इंजीनियर था उसकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, और पावर आ गई थी अपने पास लाइन की, तो मैंने कहा रिचार्ज कर देते हैं ट्रांसफार्मर को, तो वो कर दिया। तो वहाँ पे गैस स्पार्किंग वगैरह रात को 11 बजे हुआ, वो कोई इशू नहीं था, इट वाज ओनली एक कुछ किया, उसका टॉप कवर प्लेट और एक बॉटम प्लेट के बीच का जो प्रॉपर दोनों अर्थिंग का लिंक होता है वो प्रॉपर नहीं था, उसकी वजह से हुआ, वो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एम वाले ने बाद में बोला कि इट इज़ नॉट ए प्रॉब्लम, और रात में आप करोगे तो आपको दिखेगा, दिन में तो दिखेगा भी नहीं, वो एक रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमने अर्थिंग को पूरा चेक करवाया। अर्थिंग सिस्टम आपका प्रॉपर होना ही चाहिए, अर्थिंग टोटल टाइट होनी चाहिए, उस साइज जो उसकी है कंडक्टर की वो होनी चाहिए, और अगर हार्ड रॉक स्ट्रेट आए तो पानी वगैरह उसमें पहले डाल देना चाहिए, ठीक है। ये हैंड ग्लोव्स वगैरह, हाँ ये कुछ चीज़ें हैं, वो तो आपको सबको पता है कि आप कम से कम 33 kV से अबोव रेटिंग, 33 kV रेटिंग के आ रहे हैं, वो हैंड ग्लोव्स 2 पेयर तो कम से कम आपके पास हो। एक आपके पास अर्थ रोड हो, 2 हो तो बहुत बढ़िया, वो रोड आपके पास होनी चाहिए, अच्छे टेक्नीशियन होने चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसमें बता दी है, ठीक है। ऑल ये हो गया, ठीक है। जो आइसोलेटर हो तो ठीक है, जो काम नहीं कर रहा है, यूज़ नहीं है, उनकी आप AC/DC बंद कर सकते हो और उसको पेस्ट कर दो, डू नॉट ऑपरेट टाइप सेफ्टी की वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपको मैंने बता दिया कि व्हाट इज़ द चेकलिस्ट, मतलब मीन्स सेफ चार्जिंग किसी भी सब स्टेशन को, वो चाहे सोलर के लिए हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट के लिए हो, ये सब कॉमन चीज़ है, ठीक है। ये सारी होगी हुई चीज़ें, वही CT PT ट्रांसफार्मर आइसोलेटर ब्रेकर सब होके हुई, ठीक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड थिंग्स आर सेम, और वी नीड टू टेक केयर। अब इसमें इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, टेस्टिंग वाला आया तो वो उसका ही उसको, उसने अगर कोई चीज़ खोली तो वापस वो लगवा रहा है प्रॉपर, ठीक है। S1 S2 भी जैसे होता है, वो भी स्कीम के थ्रू कौन सा अर्थ करना है, क्या करना है, वो होना चाहिए। कई बार CT भूल जाते हैं शॉर्ट करना, ओपन छोड़ देते हैं, तो वो फिर बाद में साउंड करती है ज़बरदस्त, फिर आपको शट डाउन लेना पड़ता है वापस, ठीक है। तो ऐसे कई सारे इश्यूज आते हैं, तो मैंने जस्ट ब्रीफ कर दिया जो मैंने रियलाइज़ किया, अपने एक सिस्टम बनाया कि भाई सेफ चार्जिंग क्या है। आप इस सिस्टम से करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। हो शायद आपको ठीक लगा होगा। इसमें किसी टाइप की कोई क्वेरीज हो, सेम आई विल अपलोड दिस माई यूट्यूब चैनल, तो आप मेरे को बता दें, मुझे कमेंट करके, फ़ोन भी कर सकते हैं, मेरे को डायरेक्ट पूछ सकते हैं। इससे रिलेटेड हम क्या प्रैक्टिकल इंजीनियर हैं और हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, और साइट स्पेसिफिक डिसीजन लेने पड़ते हैं, जो आपको ड्राइंग के अंदर नहीं लिखा मिलेगा, जो आपको कोई बताने से भी एकदम समझ नहीं आएगा, आप खुद करोगे या उस साइट पे उस दिन या उससे 2 दिन पहले जब आप चेक कराओगे, तब देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स आपके दिमाग में आएंगे और वो आपको करेक्ट करवाने हैं। ये सब नॉर्मल चीज़ें, टाइटनेस करना। इलेक्ट्रिकल में सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, एक तो है आपकी लूज कनेक्शन इज द बिगेस्ट इश्यू इन द इलेक्ट्रिकल सिस्टम, और एक होता है जो कंट्रोल सिस्टम होते हैं, DCS बोलते हैं, PLC पे, वहाँ पे डस्ट जो होता है NONC कॉन्टैक्ट, वहाँ डस्ट बहुत दिक्कत करती है, ठीक है। और तीसरा आता है अर्थिंग। अर्थिंग सब करते हैं, लेकिन अर्थिंग की मेंटेनेंस होती नहीं है, ईयरली होनी चाहिए, वो होती नहीं है, मेजरमेंट वगैरह भी बहुत रेयर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑफ ये सेशन भी आपको अच्छा लगा होगा, आगे भी अपन और सेशन करेंगे, और बहुत सारे मेरे पास सब्जेक्ट हैं, जो सब्जेक्ट उठा लें उस पर अपन बोल सकते हैं, और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही अपन लेंगे ताकि आप लोगों को प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू।